हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इंश्योरेंस क्लेम का अगला जो टॉपिक है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, वो लेके आया हूँ। इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे हुआ, क्या हुआ। जब बिजनेस में आग लगती है तो बिजनेस एकदम से ठप हो जाता है, उसको सेम पेस पे नहीं चलाया जा सकता अगले दिन में, क्योंकि दुकान पे तो आग लग चुकी है या फैक्ट्री में तो आग लग चुकी है, तो बिजनेस उस तरह नहीं चल सकेगा। तो उस केस में 3 4 6 महीने कुछ टाइम पीरियड लगता है बिजनेस को रीसेट होने में। ठीक है, बिजनेस को रीसेट होने में जो टाइम पीरियड लगता है, उस टाइम पीरियड के दौरान जो बिजनेस ने रेगुलर प्रॉफिट्स कमाने थे, वो प्रॉफिट्स की जगह अब अपने आप को रीस्टैब्लिश करने में लगा हुआ है। इस रीस्टैब्लिशमेंट के दौरान जो प्रॉफिट्स का नुकसान हुआ है उसे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी अगर आपने ली हुई है तो उसको कवर करने के लिए, उससे क्लेम लेने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए क्लेम कैसे कैलकुलेट होता है, आज हम ये सीखेंगे। क्लेम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना चाहिए पॉलिसी में टर्म्स क्या है, पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है। पॉलिसी में आपका ग्रॉस प्रॉफिट कवर होता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे गिना जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट कवर करने के लिए इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, आपके जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है कि ये वाले चार्जेस हम कवर करेंगे, ये वाले चार्जेस हम नहीं कवर करेंगे। जो नहीं कवर हुए उन्हें अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं, जो कवर्ड हुए उन्हें हम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। तो इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको जो है क्लेम कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट गिना जाता है वो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सारे चार्जेस नहीं गिने जाते, इसलिए डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, उसमें से अनइंश्योर्ड वाले माइनस होने चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट में से। उस एंगल से ये बात की जाती है। इसके अलावा पॉलिसी में आपका इंडेमनिटी पीरियड क्या है? इंडेमनिटी पीरियड मतलब आप कितने पीरियड के लिए कवर ले रहे हैं, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जितने टाइम पीरियड आपको बिजनेस को रीसेट करने में लगेगा। एक्चुअल में आपका रीसेटिंग टाइम उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये जो रीसेटिंग का एक्चुअल टाइम है उसे हम डिसलोकेशन पीरियड कहते हैं। बिजनेस डिसलोकेट हुआ कितने टाइम पीरियड के लिए, तो इंडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड में से जो कम होगा हमें क्लेम उसके लिए मिलेगा। तो हमें सबसे पहले जो मेन बात पता लगी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम इज फॉर इंडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड विच एवर इज लेस। अगर आपका डिसलोकेशन पीरियड 6 मंथ है और इंडेमनिटी पीरियड 4 मंथ्स है तो आपको क्लेम 4 मंथ्स का मिलेगा, दोनों में से कम है। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर डिसलोकेशन पीरियड 4 मंथ है, इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ है, तब भी आपको 4 मंथ का ही क्लेम मिलेगा। मेन समझने वाली बात है कि डिसलोकेशन पीरियड 6 मंथ है, आपको बिजनेस रीसेट करने में 6 महीने लग गए, लेकिन आपने इंडेमनिटी पीरियड 4 महीने का लिया था, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 4 महीने तक के प्रॉफिट का ही कवर देगी, ना कि 6 महीने तक के प्रॉफिट का कवर देगी। इसके ऑपोजिट अगर आपने डिसलोकेशन इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ लिया है लेकिन डिसलोकेशन पीरियड 4 मंथ में है, आपने 4 मंथ में ही कवर कर लिया, तो आप नेक्स्ट 2 मंथ के प्रॉफिट्स को एवरेजिंग बेस पे इसमें कवर नहीं करना चाहोगे, क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ से आपके रेगुलर प्रॉफिट आ रहे हैं, वो आपके क्लेम को लेस करेंगे ना कि बढ़ाएंगे। क्लेम कम हो जाएगा इससे आपका, इसलिए आप उस पीरियड को नहीं गिनना चाहोगे। इसलिए कहा जाता है कि डिसलोकेशन पीरियड और इंडेमनिटी पीरियड, इन दोनों में से जो कम होगा उस पीरियड का हम क्लेम लेंगे। अब क्लेम कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए स्टेप्स हैं। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है हमारे पास स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट की जाती है? स्टैंडर्ड सेल एड लेस एनी ट्रेंड शोन इन द सेल्स, लेस सेल ड्यूरिंग द डिसलोकेशन और इंडेमनिटी पीरियड। यहां पे स्टैंडर्ड सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल क्या होती है, कैसे होती है, कहां से पता लगती है हमें? स्टैंडर्ड सेल हर बिजनेस, स्टैंडर्ड सेल का हमें कैसे पता लगता है? स्टैंडर्ड सेल किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड सेल बेसिकली हर बिजनेस में जो सेल का अलग अलग पीरियड होता है उसमें अलग अलग तरह की सेल होती है। कुछ बिजनेस सीजनल होते हैं, उसमें 3 4 महीने बहुत ज्यादा सेल होती है, बाकी महीनों में कम होती है। तो इस तरह हमें कैसे पता लगेगा कि स्टैंडर्ड सेल क्या थी? मतलब स्टैंडर्ड सेल का यहाँ पे मतलब ये है कि पिछले साल में सेम पीरियड में जिस पीरियड का आप क्लेम कर रहे हो सेल क्या थी, उसके हिसाब से आपको क्लेम एडमिट करना है। पिछले साल में सेम पीरियड में सेल क्या थी? इस साल तो आग लग गई, बिजनेस ठप हो गया, बिजनेस में सेल अच्छी नहीं आई, लेकिन पिछले साल में उसी पीरियड में जो सेल हुई थी उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड सेल। उस सेल में इंक्रीजिंग ट्रेंड,
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड का कैसे पता लगता है? सेम इस साल का जो पहले 4 महीने 6 महीने बीत चुके हैं, उन 4-6 महीनों में पिछले साल के कंपैरेटिवली अगर कोई चेंज नजर आ रही है सेल में, तो वही चेंज हम स्टैंडर्ड टर्नओवर में भी अज्यूम करेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि सेल उसी रेशियो से इंक्रीज करेगी इस पीरियड में भी। तो उस हिसाब से हम पहले स्टैंडर्ड सेल में ट्रेंड्स अगर शो हो रहा है तो वो ट्रेंड ऐड करेंगे, लेस करेंगे सेल ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड। यानी इस साल में आग लगने के बाद जो 4 या 6 महीने का आप क्लेम मांग रहे हो, उन 4 या 6 महीनों में कितनी सेल हुई है, दैट इज योर एक्चुअल सेल इन द डिसलोकेशन पीरियड। उस एक्चुअल सेल को हम यहां से लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कैलकुलेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है जीपी रेट कैलकुलेट करना। स्टेप 2, कैलकुलेट जीपी रेट। जीपी रेट कैसे कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मैंने पहले भी बताया था इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस वो वाले स्टैंडिंग चार्जेस हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी में अप्रूव किया है, वही स्टैंडिंग चार्जेस यहां पे लेंगे। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर जो भी एंड हुआ है आपका 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, व्हाटएवर द डेट में, उस ईयर में कितनी आपकी सेल थी, तो वो वाली सेल लेके इनटू 100, यानी पिछले साल का ही जीपी रेट हमने कैलकुलेट करना है। यस, जीपी रेट बेटर तो बस सारे कुछ स्टेप 3 अंदर हमारे पास स्टेप 3 आता है कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप 3 में लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। ये तो हमने शॉर्ट सेल कैलकुलेट किया है, कितनी सेल कम हुई है पिछले साल के मुकाबले, उस पे जीपी रेट अप्लाई कर दिया तो हमारा बेसिक लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। इसके अलावा हमारे पास अगला जो स्टेप है स्टेप 4, ऐड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का क्या मतलब है? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का मतलब जब आपका बिजनेस डिसलोकेट हो गया तो आपको बिजनेस को चलाने के लिए कोई और प्लेस रेंट पे लेनी पड़ सकती है, आपने रेंट पे प्लेस ली है, ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखने पड़ सकते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चे पड़े हैं उसे हम कहते हैं इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करते वक्त नीचे जो 3 पॉइंट है ए बी सी, इन तीनों में से जो कम होगा उसके हिसाब से हमने इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग निकाल के लेनी है। तो इनमें से कम कैसे देखेंगे? पहले ये 3 पॉइंट क्या है? ए पॉइंट एक्चुअल इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट। एक्चुअल में इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट कितनी हुई है हमारी, तो एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट वर्किंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल 4 महीने के लिए आपको एक रेंटेड प्लेस लेनी पड़ी, उस पे आपका 5000 रुपए महीने का रेंट है, तो आपकी एक्चुअल इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट 20000 हो जाएगी इस तरह से। उसके बाद बी पॉइंट में है जीपी ऑन सेल ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। आग लगने से पिछले 12 महीने की सेल, ठीक है, पिछले 12 महीने की सेल का मतलब फॉर एग्जांपल अगर 25 अगस्त को आग लगी है तो उससे पिछले 12 महीने 24 अगस्त को खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, यानी पिछले साल की 25 अगस्त से लेके इस साल की 24 अगस्त तक जो सेल बनती है उसे हम कहेंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स सेल, ठीक है। टर्म के लिए टर्म यूज होती है बीइंग एनुअल टर्नओवर कह देते हैं इसको, ठीक है। उस जीपी ऑन सेल, अब उस सेल का आपने जीपी लेना है, जीपी ऑन सेल ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर डिवाइडेड बाय जीपी, सेम जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो जीपी में अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड करके इसका एवरेजिंग कर देंगे, प्रोपोर्शन कर देना इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट का। सेकंड पॉइंट ये बनेगा, ऑब्वियस है सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से कम बनेगा। थर्ड पॉइंट जीपी ऑन सेल ड्यू टू इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट। ये जो आपने एक्स्ट्रा वर्किंग कॉस्ट की है, इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट की है, इसकी वजह से जो सेल हुई है उसका जीपी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस को वहीं रखता, मेरी सेल 20000 होनी थी, लेकिन रेंटेड प्लेस लेने के कारण मेरी सेल 50000 होगी, तो 30000 एक्स्ट्रा सेल हुई। दैट एक्स्ट्रा सेल, उसका जीपी जो है, जीपी ऑन सेल ड्यू टू इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट, जो उस कारण हुई है कि मैंने नई जगह ली, रेंटेड प्लेस ली, उसके कारण जो सेल हुई है, ठीक है, उसका जीपी लेके अब इन तीनों पॉइंट में ए बी सी में से जो कम होगा उसे हम लेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपकी स्टेप 5 है लेस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। अगर आपके कुछ स्टैंडिंग चार्जेस में कोई सेविंग हुई है, फॉर एग्जांपल आपको कोई एम्प्लॉय हटा दिया आपने, उसकी सैलरी बच गई आपकी, ठीक है, या आप जिस जगह पे पहले थे वहां पे रेंट ज्यादा था, नई जगह पे रेंट कम दे रहे हो, पहली जगह आपने छोड़ दी, ठीक है, व्हाटएवर बीइंग आपकी किसी भी तरह से
अगर सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस हुई है तो स्टेप 5 में हम उसमें लेस कर देंगे। इसको लेस करने के बाद हमारे पास ग्रॉस क्लेम आएगा। ग्रॉस क्लेम के बाद हम स्टेप 6 में क्लेम टू बी लॉस कैलकुलेट करेंगे। इसे एवरेज क्लोज कहते हैं। एवरेज क्लोज लगने का एक ही मतलब है कि ग्रॉस क्लेम से क्लेम कम होना चाहिए। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे, अगर कम आ रहा है तो ये नया क्लेम हो जाएगा, अदरवाइज ग्रॉस क्लेम भी आपका क्लेम टू बी लॉस बन जाएगा। क्लेम टू बी लॉस इज इक्वल टू ग्रॉस क्लेम इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय सेल जीपी ऑन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स सेल। एडजस्टेड यहां भी करना आपने। एडजस्टेड का मतलब क्या है कि अगर कोई ट्रेंड है, जैसे यहां पे हमने बात की थी ट्रेंड 10% इंक्रीज शो हो रही है तो 10% सेल इंक्रीज करके उस पे जीपी लगाना है। ठीक है, जीपी ऑन सेल 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर। तो अभी तक आपने जो सारा समझा, इसमें ये क्लेम टू बी लॉस तक तो पहुंच गए, लेकिन इसमें आपको समझने वाली बात है कि आपको डिफरेंट टाइप्स की सेल का पता होना चाहिए। इसमें कई तरह की सेल यूज हुई है। स्टैंडर्ड सेल पिछले साल के उन महीनों की सेल जिन महीनों में बिजनेस डिसलोकेट हुआ है इस साल, सेम पिछले साल के उन महीनों की सेल, फिर इस साल के उन महीनों की सेल। ठीक है, ताकि आप शॉर्ट सेल कैलकुलेट कर सको। फिर आपको यहां पे पिछले फाइनेंशियल ईयर की सेल, जो सेल साल एंड हुआ है उस साल की सेल, यहां पे ये तीसरी ये सेल यूज हो रही है। चौथी सेल यहां पे आपकी जो प्रीसीडिंग 12 मंथ सेल, डेट ऑफ फायर से बिल्कुल इमीडिएटली पीछे जो 12 महीने उसकी सेल, ये फोर्थ नंबर पे वो सेल यूज हो रही है। और फिफ्थ नंबर पे ये सेल है जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया उसकी वजह से होने वाली सेल, जो एक्स्ट्रा सेल हुई है उसकी वजह से वो सेल होगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। तो आपको ये सेल का कंपैरिजन भी ध्यान से समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। लॉस ऑफ प्रॉफिट की अपन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल एक स्टेटमेंट अपन देख रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट द लॉस अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट है कवर ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, यानी अमाउंट ऑफ पॉलिसी के लिए है वो 1 लाख रुपए दी है। इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ है, इंडेमनिटी पीरियड है, पीरियड 6 मंथ है। और डिसलोकेशन पीरियड अगर हमने दिया होगा तो उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे इंडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड में से जो कम है उसके हिसाब से क्लेम देंगे। देन डैमेजेस ड्यू टू फायर ऑन 28 दिसंबर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। आग लगी है 28 दिसंबर को और फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। नेट प्रॉफिट्स प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट में सारे स्टैंडिंग चार्जेस जोड़ के 1,50,000 है। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 25,000, यानी नेट प्रॉफिट में से में ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इंक्लूड है। जब आपको चाहिए नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तो उसमें से आप अनइंश्योर्ड माइनस कर दोगे तो आपका वो स्टेप हो जाएगा। देन टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 5 लाख एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। यहां पे हमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, लेकिन हमने तो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। पिछले साल की सेल जो है वो हमें 5 लाख दी हुई है, ये हमें स्टेप 2 में काम आएगी। टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर दैट इज 5,20,000 बीइंग एनुअल टर्नओवर। इसको हम एनुअल टर्नओवर वर्ड भी यूज करते हैं जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स की सेल है। देन सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 25,000 पर एनम, साल के 25,000 जो है वो सेविंग होगी। तो इस अगर 6 मंथ के कैलकुलेट कर रहे हो तो 12,500। द स्टैंडर्ड टर्नओवर 2,60,000, स्टैंडर्ड टर्नओवर आपकी 2,60,000। स्टैंडर्ड टर्नओवर मींस पिछले साल के सेम पीरियड की सेल जो पीरियड इस साल आपका खराब हुआ है, डिसलोकेशन हुई है। इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको करनी पड़ी वो 20,000 है। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड इमीडिएटली इंडेमनिटी वाज 1 लाख। पीरियड ऑफ इंडेमनिटी यानी जो आपका खराब पीरियड है, जो बिजनेस जिसके लिए आपने क्लेम करना है, उस पीरियड के दौरान एक्चुअल सेल हुई है 1 लाख। एंड आउट ऑफ दिस टर्नओवर 80,000 वाज ड्यू टू इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट। ये जो आपने इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट की है उसके कारण इस 80,000 की सेल हुई है। 1 लाख में से 80,000 की सेल एक्स्ट्रा कॉस्ट के कारण हुई है। इसका मतलब पैसे एक्चुअल सेल 20,000 नहीं रह सकते। तो ये हमें स्टेप 4 में जरूरत पड़ेगी, इसको हम स्टेप वहां पे लेंगे। अब इसका जो सॉल्यूशन दिया है वो मैंने आपके सामने काफी हद तक कर दिया हुआ है, उसको देखेंगे हम। स्टेप 1 में हमने जो सीखा था उसमें स्टेप 1 में था स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर आपको 2,60,000 दी हुई है। उसके बाद लेस एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। 11th पॉइंट में आपको इंडेमनिटी पीरियड की सेल दी हुई है, एक्चुअल टर्नओवर 1 लाख। उसको लेस करने के बाद हमारे पास शॉर्ट सेल आ गई। यहाँ पे कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं दिया था तो हमने स्टैंडर्ड टर्नओवर में कोई ट्रेंड नहीं किया।
ठीक है। शॉर्ट सेल आ गई। शॉर्ट सेल के बाद हमारा स्टेप 2 है कैलकुलेट जीपी रेट। जीपी रेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला था जीपी रेट इज इक्वल टू एनपी प्लस इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर इनटू 100। अब एनपी प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस आपको दिए हुए थे, उसमें से अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस कर दें तो हमारे पास एनपी प्लस ऑल इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएगा 150 माइनस 25,000। ये आपको फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में ये दिए हुए थे। वहां से 1,25,000। तो जीपी रेट 1,25,000 पिछले साल की सेल दी हुई थी आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर, पिछले साल की सेल दी हुई थी आपको पॉइंट नंबर 6 में फाइनेंशियल ईयर की सेल 5 लाख, वो 5 लाख सेल दी। यहाँ पे जीपी रेट हमारा 25% आ गया। देन हमारे पास स्टेप 3 है कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल आपकी 1,60,000 आई, जीपी रेट 25%, तो उसके हिसाब से 40,000 का आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। उसके बाद स्टेप 4 में आप इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग लोगे। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 पॉइंट है, तीनों में से जो कम है उसको लेना है हमने। ए पॉइंट है एक्चुअल इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट 20,000। बी पॉइंट में जीपी ऑन 12 मंथ सेल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हायर ओवर जीपी ऑफ 12 मंथ सेल प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया 60,774। देन सी पॉइंट है जीपी ऑन सेल्स ड्यू टू आईडब्ल्यूसी इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट के कारण हुई सेल। तो 1 लाख की सेल में से 80,000 की सेल जो है वो इस कारण हुई थी, तो ये उसका जीपी ले लिया। बी पॉइंट में जो जीपी ऑन 12 मंथ सेल है वो आपको 5,20,000 सेल दी हुई है, उसका 25% किया हमने जो जीपी रेट निकाला था, तो वो 1,05,000 ओवर 1,05,000 प्लस 25,000 अनइंश्योर्ड चार्जेस, ये करके 16,774 आया। तो इसको ऐड करने के स्टेप 4 को ऐड करने के बाद हमारा टोटल जो क्लेम आ गया 56,774। इसमें से सेविंग इन एक्सपेंसेस हमने लेस कर लिया स्टेप 5, लेस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में जो सेविंग हुई है उसे लेस करना है। तो स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग हमें बताई गई थी 9th पॉइंट में 8th पॉइंट में 25,000 पर एनम। साल की 25,000, तो हमारा इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ है। डिसलोकेशन पीरियड कोई बताया नहीं, तो इंडेमनिटी पीरियड ही लेंगे 6/12 करके 12,500। तो ग्रॉस क्लेम हमारा है 44,274। यस, इसके बाद ग्रॉस क्लेम निकालने के बाद हमारा स्टेप 6 है जिसमें हम एवरेज रो लगाते हैं। क्लेम टू बी लॉस्ट is equal to gross claim into amount of policy divided by GP on 12 months sales, it is immediately proceeding. डेट ऑफ फायर के बिल्कुल पिछले 12 महीने की सेल का जीपी लेना है। तो हमारा ग्रॉस क्लेम आया 44,274 इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी है हमारी 1 लाख, फर्स्ट पॉइंट में दी हुई है, और डिवाइडेड बाय जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ सेल दैट इज 520 इनटू 25%, 1,30,000। यहाँ पे ये 1,30,000 देना है। पहले भी हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हमने 1,05,000 ले लिया था। 1,30,000 लेके ही ये 16,074 आएगा। फाइनल हमारा क्लेम आ गया 34,057।